नमस्कार दोस्तों, मैं रवि वर्मा स्ट्रेटजी विद रवि में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चट्टान के बारे में पढ़ेंगे, जहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, या कोई भी ग्रुप डी की परीक्षा हो, रेलवे, एसएससी या फिर यूपी टेट, कोई भी परीक्षा हो, उसमें इससे संबंधित काफ़ी सवाल बनते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं, आपका बिना समय गंवाए हम लोग चट्टान विषय के बारे में पढ़ते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ चट्टान, अंग्रेजी में रॉक बोलते हैं। चट्टान होती क्या है? आमतौर पर लोगों के अंदर ये धारणा है कि जो चट्टानें होती हैं वो पत्थर, ईंटा या ऐसी मजबूत चट्टानें होती हैं जिनको वो चट्टान बोलते हैं। कोई भी मजबूत पत्थर को देखते हैं तो बोलते चट्टान है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप चट्टान के विषय में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि चट्टान जो होती है वो कठोर भी हो सकती हैं और मुलायम भी हो सकती हैं। तो चट्टान जो है, चट्टान होती क्या है? खनिजों के मिश्रण से चट्टान बनती हैं। चट्टानें कठोर व मुलायम, चट्टानें कठोर और मुलायम दोनों तरीके की हो सकती हैं। ये ना समझिए कि सिर्फ चट्टानें जो होंगी, चट्टान शब्द है तो जरूरी नहीं कि कठोर ही होगी। तो चट्टान कठोर और मुलायम भी हो सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चट्टानों में बेसिकली पढ़ना क्या। चट्टानों के 3 प्रकार हैं, उन प्रकारों के बारे में हम जानते हैं। तो चट्टानों के प्रकार जो हैं वो 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो आग्नेय चट्टान, दूसरा आग्नेय चट्टान को इग्नियस रॉक, दूसरा है अवसादी चट्टान जिसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा है रूपांतरित चट्टान या कायांतरित इसको बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको मेटामॉर्फिक बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार की चट्टानें हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आग्नेय चट्टान क्या होती हैं, अवसादी चट्टान क्या होती है, रूपांतरित चट्टान क्या होती है, इसके बारे में आप पहले भी इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे या सुने होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जान लीजिए। आग्नेय चट्टान जो होती हैं, ये चट्टानें जो हैं ये लावा निर्मित चट्टानें होती हैं और सबसे पहले पृथ्वी पर यही चट्टानें बनती हैं। और इन चट्टानों के अपक्षय अपरदन के बाद में इन दोनों चट्टानों का निर्माण होता है। तो चलिए आइए एक एक चट्टान हम पढ़ते हैं क्रम से। सबसे पहले पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होती हैं? आग्नेय चट्टान तो देखिए, पृथ्वी पर सबसे पहले, यानी कि ये लावा के बाद या पृथ्वी जब ठंडी हुई तो ठंडी होने के बाद में या लावा के ठंडा होने के बाद में इन चट्टानों का निर्माण हुआ। और जब ये सबसे पहले चट्टान बनी तो इसलिए इनको प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। लावा के ठंडा होने के बाद या जब पृथ्वी पर संकुचन हुआ और मैग्मा जब ठंडा हुआ तो सबसे पहले इन चट्टानों का निर्माण हुआ। और जब इन चट्टानों का सबसे पहले निर्माण हुआ तो इनको प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। उसके बाद में देखिए, पहली बात, ये बहुत ही लावा कैसा, एकदम गर्म होगा, तप्त होगा। तो इसमें क्या जीवाश्म पाए जाएंगे? भाई, जब लावा मैग्मा बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो इसमें ना तो कीड़े मकोड़े या कोई जीव जंतु इसमें तो मिलेगा नहीं, ना तो कोई वनस्पतियां मिलेंगी। तो इसमें क्या होगा? जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। दूसरी चीज, इसमें क्या परतें पाई जाती? ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीवाश्म आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। दूसरा क्या होगा इसमें, यह परतदार चट्टानें नहीं हैं, इनमें परतें
नहीं पाई जाती, इनमें परतें नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें ज्वाइंट्स जरूर पाए जाते हैं। इसमें ज्वाइंट्स जो हैं वो पाए जाएंगे। उसके बाद में यह इनमें क्या होता है, पानी जो है या पानी बहुत ही मुश्किल से नीचे तक पहुंचता है और ये अपारदर्शी होती हैं, कहीं कहीं पे पारदर्शी भी होती हैं। इनके उदाहरण भी हम देखते हैं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट इनके मुख्य उदाहरण हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट कैसी चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टान है। उसके बाद में ये जो चट्टानें होती हैं ये रवेदार होती हैं। कैसी चट्टानें होती हैं, रवेदार होती हैं। इनमें बड़े बड़े रवे भी पड़ सकते हैं, बड़े बड़े और छोटे छोटे भी, और कहीं कहीं पे रवा विहीन भी होती हैं, रवा विहीन भी होती हैं। इस पे क्या होता है, आग्नेय चट्टानों में भौतिक अपरदन की क्रिया अधिक होती है, जिसमें क्या होता है, ताप और दाब, निरंतर ताप और दाब के चलते इन चट्टानों का अपक्षय अपरदन होता है। दिन के समय जब तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होगा तो ये चट्टानें क्या होती हैं, ये फैलती हैं। उसके बाद में जब रात में ये ठंडी होंगी तो चट्टानें फिर सिकुड़ेंगी, फिर ये प्याज के छिलके की तरह इनका क्या होगा, ये प्याज के छिलके की तरह ये बाहर से टूटती रहती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, अपसल्कन। ये टर्म पूछा जाता है कि अपसल्कन क्या है, तो भौतिक अपरदन के पश्चात या भौतिक अपक्षय के पश्चात ताप दाब पड़ने से जब प्याज के छिलके की तरह चट्टानें उखड़ने लगती हैं या टूटने लगती हैं, एक एक परत उसकी निकलने लगती है, तो वो क्या है, अपसल्कन की क्रिया होती है। तो देखते हैं चट्टानें, जो आग्नेय चट्टान है इसके भी कई रूप हैं। तो आग्नेय चट्टानें जो हैं वो दो तरीके की हैं। आग्नेय चट्टान जो हैं वो दो तरीके की हैं। उन कौन कौन से इसके भाग हैं देखते हैं। आग्नेय चट्टान जो है इसके दो भाग हैं, एक तो अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान, दूसरा है बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान। एक तो अंतः निर्मित है और दूसरा बाह्य निर्मित है। आप शब्द से ही जान जाएंगे, अंतः निर्मित यानी कि ये अंदर बनेगी, लेकिन किसके अंदर बनेगी, मान लीजिए ये धरातल है, पृथ्वी का धरातल है, इस पे पेड़ पौधे पानी पूरा भरा हुआ है, ये धरातल है। इस धरातल के नीचे जिस पे हम लोग हैं, इसके नीचे जो चट्टानें बनेंगी वो अंतः निर्मित होंगी और धरातल के जब ऊपर जो चट्टानें बनेंगी वो बाह्य निर्मित होंगी। तो इसमें इसके भी अलग अलग भाग हैं, इसके भी अलग अलग भाग हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वहाँ से बहुत कम अब क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता है। तो अंतः निर्मित जो चट्टानें हैं ये भी दो प्रकार की हैं। एक तो इसमें आप देखेंगे पातालीय अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। पातालीय का मतलब जब पृथ्वी के धरातल के नीचे बहुत अधिक गहराई पे जब जमाव हो तब पातालीय आग्नेय चट्टान होंगी, अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान। और जब पृथ्वी के धरातल के नीचे कम गहराई पे जो लावा के जमाव से जो चट्टानें बने वो कैसी होंगी, मध्यवर्ती चट्टान होंगी। तो पातालीय चट्टान में हम उदाहरण देखते हैं ग्रेनाइट। पातालीय चट्टान में जो है उदाहरण ग्रेनाइट और पेग्मेटाइट, दो इनके उदाहरण हैं। ये पूछे जाते हैं कि पातालीय चट्टानों के उदाहरण कौन से, तो ग्रेनाइट और पेग्मेटाइट। और वहीं मध्यवर्ती चट्टानों में भी ग्रेनाइट है और डोलेराइट है, ग्रेनाइट है और डोलेराइट है। जब ये चट्टानें काफ़ी गहराई में
इनका जमाव होगा तो क्या होगा, ये चट्टाने जो है, मैग्मा जो है वो धीरे धीरे ठंडा होगा, क्योंकि आप जानते हैं प्रति 32 मीटर की गहराई पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो बढ़ता है। और जब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, मैग्मा पहले से ही गर्म है, और जब जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे और तापमान बढ़ेगा तो चट्टाने क्या हैं, धीरे धीरे ठंडी होंगी। और जब चट्टाने धीरे धीरे ठंडी होंगी तो इसमें क्या होगा, बड़े बड़े रवे पड़ेंगे। रवे कैसे होते हैं, रवे मतलब जैसे आपके घर में घी होता है, तो घी पहले कैसा होता है, एकदम तरल अवस्था में जब बनता है, बनाया जाता है तो एकदम तरल अवस्था में होता है, फिर उसको आप ठंडा रख दीजिए उसको करने के लिए, और जब वो ठंडा होगा तो आप उसमें देखेंगे छोटे छोटे रवे पड़ जाते हैं ठंडे होने के बाद। तो वही क्रिया यहाँ पे भी होती है, पहले मैग्मा ठंडा होगा, जब बहुत गहराई में और बहुत धीरे धीरे ठंडा होगा तो बड़े बड़े रवे पड़ेंगे, और जब जल्दी जल्दी ठंडा होगा तो रवे इतने जल्दी पड़ नहीं पाते हैं, गुल्थी बन नहीं पाती हैं, इसलिए उसमें छोटे छोटे रवे पड़ते हैं। मध्यवर्ती चट्टान में आप पाएंगे कि रवे जो होंगे वो छोटे छोटे पड़े हैं। मध्यवर्ती चट्टान, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्यवर्ती चट्टान, चलिए आइए हम देखते हैं मध्यवर्ती चट्टान। जो मध्यवर्ती चट्टान है, मध्यवर्ती अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान, मध्यवर्ती अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान जो है, जब धरातल के नीचे, देखिए धरातल के नीचे जब चट्टान मैग्मा जमाव हो जाता है, मैग्मा का जमाव हो जाता है, उसके बाद अपरदन अपक्षय के बाद जो धरातल की ऊपरी लेयर है उसका अपरदन अपक्षय के बाद जब नीचे बनी चट्टानें ऊपर दिखाई देने लगे, और ऊपर जब दिखाई देने लगती हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं, यानी कि उनकी बहुत सारी आकृतियां हमको दिखाई देती हैं। कौन कौन सी आकृतियां हैं वो इसमें बहुत पूछा जाता है। मान लीजिए ये धरातल है, इसके नीचे से ये मैग्मा जो है ऊपर आ रहा है, ये ज्वालामुखी है, यहाँ से मैग्मा बाहर निकल रहा है। अब जब मैग्मा यहाँ से बाहर निकल रहा है तो आप देखेंगे धरातल के नीचे क्या होता है, मैग्मा कहीं कहीं पे, ये मैग्मा जो है कहीं कहीं पे नलियों के द्वारा, मान लीजिए एक यहाँ से ज्वालामुखी भी उद्गारित हो रहा है, तो मैग्मा है धरातल के नीचे कहीं कहीं पे ठंडा हो जाता है। तो जब ठंडा ये हो जाता है तो इसमें बहुत सारी आकृतियां बनती हैं, वो कौन कौन सी आकृतियां हैं वो पूछी जाती हैं। तो पहला तो बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, सिल और डाइक। ये आकृतियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और एक बार आप समझ लीजिए बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैथोलिथ क्या होता है, बैथोलिथ मतलब बेस में एकदम धरातल के सबसे नीचे, बैथोलिथ यानी कि ये एकदम से गुंबदाकार सबसे बड़ी संरचना जो होगी वो बैथोलिथ की होगी, और बैथोलिथ का जो जमाव होगा वो बहुत बड़ी मात्रा में होगा, उसके बाद बहुत बड़ी मात्रा में होगा, और कहीं कहीं इसका भाग जो होगा वो उभरा हुआ होगा, उसको हम बोलते हैं बैथोलिथ। तो ये कौन सी हो गई, बैथोलिथ। और जब थोड़ा सा ऊपर जब ये गुंबदानुमा ऐसी आकृति का निर्माण हो, ऐसी आकृति में लावा का जमाव हो, तो क्या होगा, लैकोलिथ बनेगा। लैपोलिथ जो है यह कैसा होगा, ये कीपनुमा होगा, कीपनुमा। लैपोलिथ जो है वो कीपनुमा होगा, और तस्तरीनुमा भी इसको बोलते हैं। जब लावा का मैग्मा का जमाव इस आकृति में हो, यानी कि चांद जैसा एक आकृति में हो, तब इसको बोलते हैं लैपोलिथ, लैपोलिथ। और फैकोलिथ क्या होता है, फैकोलिथ में जब मैग्मा जो है अपनतियों और अवनतियों में, हमने पहले बताया था अपनति अवनति, जाके पहले वीडियो में देखिए, अपनति और अवनति में जब मैग्मा का जमाव यहाँ पे हो, अपनतियों में हो
और अवनतियों में हो। जब मैग्मा का जमाव ऐसे क्रम में हो अवनतियों अवनतियों में, तो वहां पे फैकोलिथ बनता है, फैकोलिथ चट्टानें बनती हैं। फैको मतलब कोई चीज जब आप जैसे फेंक दीजिए मान लीजिए, तो वो क्या ऐसे ऐसे लहरते हुए जाएगी, तो लहरनुमा जब चीजें चट्टान अंदर बनेगी तो उसको बोलते हैं फैकोलिथ। सिल क्या होता है, जब धरातल के, मान लीजिए ये धरातल है और धरातल के समानांतर या धरातल के समांतर इसका क्षैतिज रूप में जमाव हो जाए, ऐसे ऐसे जमाव हो जाए, ठीक, तो इसको बोलते हैं सिल। और जब धरातल के ऊर्ध्वाधर, धरातल के नीचे ऊर्ध्वाधर रूप में, यानी ये खड़ा खड़ा या ऐसे बेड़ा बेड़ा भी जमा हो सकता है, इसका नलियों में ऐसे जमा हो जाए तो इसको बोलते हैं डाइक। ये स्थलाकृतियां बहुत इंपॉर्टेंट है। बैथोलिथ आपने देखा, सबसे नीचे इसका जमा होगा, बहुत बड़ी मात्रा में इसका जमा होगा, बहुत बड़ी आकृति होगी ये। उसके बाद में लैकोलिथ, लैकोलिथ होगा का जमा होगा। लैकोलिथ गुंबदानुमा, ये कैसी होगी, गुंबदाकार, गुंबदा नुमा। ये कैसी होगी, कीप नुमा। ये अपनत या अभिनत में बनेगी, अभिनीत। ये क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर, ठीक। तो ये तो आकृतियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैथोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, सिल, डाइक। और जब लैकोलिथ, आप देखिएगा एक नई चीज है इसमें, एक और संरचना बनती है जो कम किताबों में मिलती है। जब लैकोलिथ के बीच में दरार पड़ जाए, जब लैकोलिथ के बीच में दरार पड़ जाए तो ऐसी चट्टान को बोलते हैं विस्मेलिथ, विस्मेलिथ, ठीक। तो एक ये भी है विस्मेलिथ, लैकोलिथ के बीच में जब दरार पड़ जाए और चट्टानें ऐसे बने, ऐसे बन जाएं, तो विस्मेलिथ का निर्माण होता है। इसके बाद में हम देखेंगे बाह्य निर्मित चट्टानें। फिर हम देखेंगे बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान। बाह्य निर्मित आग्नेय जो चट्टान होती हैं, यानी कि ये धरातल के बाहर बनेगी, और ये भी दो तरीके से इनका निर्माण होता है, यानी कि दो तरीके से इनका ये देखने को मिलती हैं। एक तो विस्फोटक के रूप में, एक तो विस्फोटक के रूप में और दूसरा शांत रूप में। तो विस्फोटक क्या होता है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये ज्वालामुखी था, यहां से मैग्मा बाहर आ रहा था, और ये लावा जब बहुत तेजी विस्फोट से निकले, जब विस्फोट से निकले तो इसमें से बहुत सारे चट्टानें निकलती हैं या बहुत सारे ऐसे कंकड़ पत्थर निकलते हैं, वो जो निकलेंगे वो विस्फोटक के रूप में होंगे। और जब मैग्मा का धीमे धीमे जमाव होगा, धीमे धीमे लावा का जमा होगा, तो शांत रूप से होगा। तो इसमें हम देखते हैं विस्फोटक रूप में क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ी आकृति में निकलेंगे, सबसे बड़े बड़े जो निकलेंगे, उनको हम बम बोलते हैं। ये क्या होंगे, बम होंगे। उसके बाद में इनसे जो छोटी आकृति में, देखिए यहाँ पे देखिए, पहले तो बम निकलेंगे जो सबसे बड़े होंगे, उसके बाद में लैपली, फिर स्क्रोसिया, लैपली और स्क्रोसिया। तो बम सबसे बड़े, फिर उनसे छोटे लैपली, फिर उनसे छोटे स्क्रोसिया। ये क्रम पूछा जाता है, आरोही अवरोही क्रम में लगाने को आता है, ठीक। और जो लैपली और स्क्रोसिया, ये एक इनका जो भाग होगा वो कैसा होगा, नुकीला होगा। तो उसके बाद में ये लैपली, बम और स्क्रोसिया। और जब स्क्रोसिया के साथ में लावा, स्क्रोसिया के साथ में लावा मिल जाए तो इसको ब्रेसिया बोलते हैं, ब्रेसिया या कांग्लोमरेट,
ठीक, इसको और इसका सबसे जो इसमें इससे जो चट्टानें बनेंगी वो बेसाल्टिक चट्टानें होंगी। बेसाल्टिक चट्टानें होंगी, यानी कि जो बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान है वो कैसी होंगी, बेसाल्ट, इसमें बेसाल्टिक चट्टानें बनेगी। जैसे दक्षिण भारत में दक्कन का पठार, राजमहल पहाड़ियाँ, ठीक, उसमें कैसी चट्टानें, बेसाल्टिक चट्टानें हैं और वो कैसी, बाह्य निर्मित। और यहाँ पे क्या होगा, शांत रूप से ज्वालामुखी का उद्गार होगा और लावा से निर्मित होंगी, तो इनको क्या बोल, इसमें भी बेसाल्टिक बनेंगी। और ये क्या होती हैं, बाह्य निर्मित जो होती चट्टानें। देखिए मैग्मा का जो टेम्परेचर है वो वो बहुत ज़्यादा है और धरातल के ऊपर टेम्परेचर जो है उसकी अपेक्षा कम है, तो इसमें क्या होंगी, चट्टानें जो हैं बहुत तेज़ी से ठंडी होंगी। और जब बहुत तेज़ी से ठंडी होंगी तो इसमें क्या होगा, इसमें रवे नहीं पड़ेंगे, रवे नहीं पाए जाते हैं और रवे नहीं मिलेंगे। ठीक, तो ये बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान हो गई, आपकी बेसाल्टिक चट्टानें होंगी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान जो होती हैं, अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक। अवसादी चट्टान क्या होता है, आग्नेय चट्टानों के अपरदन और अपक्षय के बाद इनका क्या होता है, निर्माण होता है। अपरदन अपक्षय के बाद जब इनका निक्षेप होता है तो अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अब अपरदन अपक्षय क्या होता है, अपक्षय का मतलब है जब चट्टानें ताप दाब या रासायनिक क्रिया के द्वारा या गोलीकरण की क्रिया के द्वारा जब चट्टानें अपनी ही जगह पे टूट जाती हैं, टूट के बिखर जाती हैं, तो उसको अपक्षय बोलते हैं। और जब उनका स्थानांतरण होता है, उन्हीं चट्टानों का, उन्हीं टुकड़ों का स्थानांतरण होता है तो अपरदन होता है, उसको अपरदन बोलते हैं। और जब वो जाके कहीं पे जमा हो जाती हैं तो निक्षेप होता है। मान लीजिए ये एक पत्थर है और इस पे भौतिक अपरदन या भौतिक क्रिया का प्रभाव पड़ा और ये क्या हुई, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। मान लीजिए ये छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे टूट गई, तो इसको बोल देते हैं अपक्षय। और यही जब इनका स्थानांतरण होगा और जब ये स्थानांतरण होके ये परिवहन करेंगी तो इसको बोल देते हैं अपरदन। और ये जब जाके यहाँ पे जम जाएंगी, इनका जब जमा हो जाएगा तो उसको बोल देते हैं निक्षेप या निक्षेपण। तो इनका जो अवसादी चट्टानों का जो इनका निर्माण है वो ताप दाब के अभाव में इनका निक्षेपण के द्वारा अपरदन अपक्षय की क्रिया के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ है। इसके प्रमुख जो उदाहरण हैं वो बालुका पत्थर, लोयस कांग्लोमरेट, सिल्ट, गाद, चूना पत्थर, कोयला, ऐसी चट्टानें जो हैं ये कैसी हैं, ये सभी चट्टानें जो हैं अवसादी चट्टान हैं। तो ये अवसादी चट्टान, इसमें और एक और चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पृथ्वी का जो धरातल है, पृथ्वी का धरातल जो है वो किन चट्टानों से बना है, तो वो सबसे पृथ्वी का धरातल सर्वाधिक जो बना है वो आग्नेय चट्टानों का बना। आग्नेय चट्टानों का 90% योगदान है। और जो पृथ्वी का धरातल है, पृथ्वी के धरातल ये तो बना है और उस पे जो जमाव है या पाई जाती हैं, कौन सी चट्टानें, अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। कितना, 75%।
ठीक, तो पृथ्वी का धरातल जो बना है वो आग्नेय चट्टानों से बना है। 90% आग्नेय चट्टान पाई जाती हैं और पृथ्वी पे जो जमाव सबसे ज्यादा है वो किसका है? अवसादी चट्टानों का है। तो ये तो थी अवसादी चट्टान। इनका निर्माण अपरदन अपक्षय के बाद निक्षेपण के द्वारा होता है। इसमें इन्हीं चट्टानों में ईंधन के स्रोत मिलते हैं, ईंधन के स्रोत। इसी चट्टानों में क्या मिलता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सब का जो ये सब जो चीजें मिलती हैं वो किसमें मिलती? अवसादी चट्टानों में मिलती। क्यों मिलती हैं? क्योंकि इन चट्टानों में जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। और जीवाश्म पाए जाते हैं, इनका जो जमाव है परत दर परत होता है। जैसे आप मान लीजिए आपका घर है, 10 दिन झाड़ू ना लगाइए तो उसमें पहले दिन कम लेयर जमेगी धूल की, उसके बाद और ज़्यादा जमेगी, फिर और ज़्यादा जमेगी। तो ये कैसी चट्टानें होती? परतदार होती चट्टानें, इनमें परतें पाई जाएंगी। तो इसमें जीवाश्म भी मिलते हैं, परत भी मिलती है, ये इसकी विशेषता रहती है। तो ये वाला छोटी चीज़ रही। इसके बाद में बात करते हैं रूपांतरित चट्टान की। देखिए, अवसादी चट्टान और जो आग्नेय चट्टान है, जब इनका ताप और दाब के बाद में रूपांतरण हो जाता है तो उसको बोलते हैं रूपांतरित। कायांतरित हो जाती है, हमने क्या बताया? कायांतरित दूसरा नाम है। तो कायांतरित जो है, कायांतरित क्या मतलब? काया पलट जाना, मतलब उसका रूप ही चेंज हो जाना। ठीक, तो वो उसको हम बोलते हैं रूपांतरित। देखिए, जब ताप और दाब के बाद में जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों पे, आग्नेय और अवसादी चट्टानों पे ताप व दाब जब बहुत ज़्यादा पड़े, बहुत ज़्यादा पड़े और उसके गुणधर्म में भी, उन चट्टानों के गुणधर्म में भी बदलाव हो जाए तो ऐसी चट्टानों को क्या बोलते हैं? रूपांतरित चट्टान, यानी कि मेटामॉर्फिक चट्टान या कायांतरित चट्टान। ताप दाब के बाद में उन चट्टानों का गुणधर्म या वो चट्टानें पूरी तरीके से बदल जाएं, जैसे कोयला हीरे में बदल जाता है। ठीक, तो उसको बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टानों पे भी ताप और दाब पड़ता है, इनका भी पुनः रूपांतरण हो जाता है, पुनः रूपांतरण हो जाता है, तो इनको पुनः रूपांतरित चट्टान बोल देते हैं। यानी कि रूपांतरित चट्टान वे चट्टानें हैं जो आग्नेय, अवसादी और रूपांतरण चट्टानों पे ताप और दाब के बाद में उनके जब चट्टानों के गुणधर्म में भी बदलाव हो जाए और वो चट्टानें पूरी तरीके से बदल जाएं तो उनको बोल देते हैं रूपांतरित चट्टान। क्या बोलते हैं? रूपांतरित चट्टान। इसमें उदाहरण कौन कौन से हैं? स्लेट, जैसे स्लेट, उसके बाद गैब्रो, स्लेट, गैब्रो और फाइलाइट, ये इसमें मुख्य हैं। इसके बाद में आइए हम एक चार्ट देखते हैं जिसमें चट्टानों का रूपांतरण होता है। कौन कौन सी चट्टानें, जैसे ग्रेनाइट नीस में बदल जाती है। ठीक, तो ऐसे हम देखते हैं, एक छोटा सा चार्ट देखते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी को आपको याद करना है, वहीं से प्रश्न बनेंगे। देखिए, जो चट्टानों का रूपांतरण होता है, तो चट्टानें जो हैं ग्रेनाइट, देखिए यहाँ पे हमने सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बदलने को पूछता है। हर क्वेश्चन पेपर में, ये किसी भी कोई भी एग्ज़ाम आप देखेंगे उसमें ये पूछा जाता है। जैसे आपको दे देगा कि ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, स्लेट दे देगा, संगमरमर दे देगा, क्वार्टजाइट दे देगा, तो आपको छांटना है। जैसे ग्रेनाइट जो है वो किस में बदल जाती है? नीस में। कब? जब ताप और दाब बहुत अधिक मात्रा में पड़ेगा तो ये कैसे हो जाएगी? ग्रेनाइट बदल जाएगी नीस में। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे ना है ग्रेना और ना से नीस, तो ग्रेनाइट का नीस में। बेसाल्ट का किस में बदलेगा? सिस्ट में। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे सा है, बेसाल्ट का सा, बेसा और सिस्ट। ठीक, तो बेसाल्ट जो बदल जाएगा वो सिस्ट में और एम्फीबोलाइट में।
बेसाल्ट दो तरीके से बदलेगा, एक तो सिस्ट में भी और एम्फीबोलाइट में। गैब्रो जो है वो सर्पेंटाइन में बदल जाएगा, ठीक है, गैब्रो जो है वो सर्पेंटाइन में बदल जाएगा। और गैब्रो एक रूपांतरित चट्टान भी है जो जिसका पुनः रूपांतरण होगा तब भी वो सर्पेंटाइन में ही बदल जाता है। यही ऐसे अवसादी देखते हैं जिनका परतदार रूप में जमा होता है, तो जो सेल होती है वो स्लेट में बदल जाती है। यहाँ भी सा है, यहाँ भी सा है, तो आप बहुत आसानी से याद रख लेंगे कि सेल जो है वो स्लेट में बदल जा रही। चूना पत्थर, चाक या डोलेमाइट, जो चूना पत्थर है और चाक जो है वो किस में बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाता है। चूना पत्थर जो चाक और डोलेमाइट, चूना पत्थर संगमरमर में, यानी कि जो हम लोग मार्बल बोलते हैं जो अपने घरों में लगाते हैं वो रूपांतरित चट्टान में ही है। फिर है बलुआ पत्थर और कांग्लोमरेट। जो बलुआ पत्थर है कांग्लोमरेट जो है वो क्वार्टजाइट में बदल जाता है। याद रखने के लिए कांग्लोमरेट, कांग्लो और क्वार्ट, कांग्लो क्वार्ट आप लोग आसानी से याद रख लेंगे कि कांग्लोमरेट जो है वो क्वार्टजाइट में बदलता है, बलुआ पत्थर भी क्वार्टजाइट में बदलता है। लेकिन रूपांतरित चट्टान पे भी तो ताप दाब कहीं ना कहीं पड़ता होगा, तो जब इन पे ताप दाब पड़ता है तो इनका भी पुनः रूपांतरण होता है। तो स्लेट जो है वो फाइलाइट में बदलती है और फिर फाइलाइट पे ताप दाब बढ़ेगा, फिर फाइलाइट जो है वो सिस्ट में बदल जाती है और फिर सिस्ट क्या है, सिस्ट में बदलने के बाद में आप देखेंगे कि गैब्रो जो है यहाँ पे सर्पेंटाइन में बदला और गैब्रो जो है यहाँ भी सर्पेंटाइन में बदला। तो ये आपको बहुत जरूरी है याद करना। यहाँ से कुछ भी अवसादी, देखिए चट्टानों में कुछ भी पूछे ना पूछे, अगर चट्टानों में अच्छे लेवल पे वो पूछ रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। अगर कोई छोटा एग्जाम है, यूपी टेट, सुपर टेट या ऐसे एग्जाम है, तो ग्रुप डी, रेलवे, दरोगा, उसमें क्या है पूछ लेगा कि परतदार चट्टानों का दूसरा नाम क्या है, तो अवसादी चट्टान, परतदार चट्टानों का निर्माण कैसे, तो ऐसे उस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेता। लेकिन जो अच्छे एग्जाम है उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो एक बार फिर देखिए, ग्रेनाइट का नीस में बदलेगा, बेसाल्ट का सिस्ट में, एम्फीबोलाइट में, और गैब्रो का सर्पेंटाइन, सेल का स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में, स्लेट फाइलाइट और फाइलाइट सिस्ट, गैब्रो सर्पेंटाइन। उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छा सेशन लगा होगा और इससे संबंधित जितने भी आपके डाउट होंगे या आने वाले सवाल होंगे वो सब आप आसानी से हल कर पाएंगे। धन्यवाद आपका।